हेलो स्टूडेंट्स। धुरीना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 राजनीति विज्ञान की एक पुस्तक आपकी, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। उसका पहला अध्याय जो है वो आपके सामने है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी इस चीज की हमें क्यों जरूरत है। हालांकि कुछ हद तक इस संदर्भ में आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग और आगे इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं रहती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो रहते हैं, उसके अंतर्गत जब हम ये पाते हैं कि सारी ताकत जो रहती है वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी सारी जो ताकत रहती है सरकार की वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती, एक अंग में समाहित नहीं रहती, बल्कि इसके मुकाबले ये हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच क्या होता है, पूरी समझ के साथ में सत्ता को विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। विकेंद्रीकृत करने का मतलब होता है बांट दिया जाता है, और ऐसा करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी माना गया है। लोकतंत्र सही तरीके से काम कर पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार के तीनों अंगों के बीच में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा, सत्ता को बांटना होगा। और जब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे तो दुनिया के हम 2 देशों के एग्जाम्पल लेंगे। पहला देश है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ये जो दोनों देश हैं, इनकी स्टोरीज हमें ये बताएगी कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक जो शासन पद्धतियां हैं वो सत्ता के बंटवारे के मांग से किस तरह से निपट पाती है। यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों की एक खासियत रहती है कि वो सत्ता के बंटवारे की जो मांग होती है उससे वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से निपटती है, और लोगों की शंकाओं का समाधान जो है उन्हें सत्ता में भागीदारी देकर के करती है। और आखिरकार हम इसके अंतर्गत ये भी समझ पाएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा करना जरूरी होता है, यदि वो बंटवारा ना हो तो क्या हो जाए। इन सब चीजों का जवाब जो है वो हमें इस लेसन को पढ़ने के बाद में कंप्लीट हो पाएगा, मिल पाएगा। और जैसे ही हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की यात्रा को, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये वो 2 देश हैं। बेल्जियम जो लिखा है आपके सामने, इसकी क्या स्टोरी रहती है सत्ता की साझेदारी को लेकर के, और श्रीलंका जो है उसका क्या अनुभव रहता है सत्ता की साझेदारी को लेकर के, इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से और अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको ये बता रहे हैं, बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अब प्रश्न आपके आ सकता है कि बेल्जियम किस महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप का। और क्षेत्रफल की यदि ये बात करता है तो ये कहता है कि इतना छोटा देश है जितना हमारे भारत का हरियाणा राज्य है, और इसकी सीमाएं जो लगती है बेल्जियम की वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी की बात यदि अपन लोग करें तो बेल्जियम की आबादी हरियाणा की जो आबादी है उसके करीब आधी है। यानी कितनी आबादी है बेल्जियम की, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। और इस छोटे से देश की जो जातीय बुनावट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, मतलब जातियों का वहां ताना बाना बहुत जटिल है। आगे जब हम लोग देखेंगे इस कहानी में तो आपको ये बता रहा है कि इस देश की जो कुल आबादी है बेल्जियम की, उसमें 59% जो हिस्सा रहता है वो वहां का कोई इलाका है जिसका नाम है फ्लेमिश। फ्लेमिश इलाके में रहता है, और फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो लोग जो हैं उनकी भाषा कौन सी है,
डच, यानी डच भाषा बोलते हैं। जबकि जो शेष 40% लोग हैं बेल्जियम के, वो वेलोनिया में रहते हैं, और वेलोनिया में रहने वाले लोगों की जो भाषा है वो है फ्रेंच। बाकी जो 1% आबादी रहती है, ये जो फीसदी शब्द लिखा है यहाँ, फीसदी का मतलब रहता है आबादी, प्रतिशत, परसेंट। 1% जो आबादी है बेल्जियम की, वो लोग जो हैं जर्मन भाषा बोलते हैं। यहाँ की राजधानी को लेकर के यदि सवाल पूछ लें आपसे, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स शहर की अपन लोग बात करते हैं तो वहां के 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब वापस एक बार आप लोग ध्यान कीजिए कि बेल्जियम की जो कुल आबादी रहती है उसका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। इसका मतलब बेल्जियम में बोले जाने वाली एक जो बड़ी भाषा है वो कौन सी है, डच है। उसके बाद ये कह रहा है कि 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और वेलोनिया में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि बेल्जियम में बोली जाने वाली दूसरी जो बड़ी भाषा है वो कौन सी है, फ्रेंच है। और बाकी जो 1% लोग वहां रहते हैं, 1% लोग जो बचते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी के बारे में आपको बताया, बेल्जियम की राजधानी यदि पूछ ले तो आप क्या कहोगे, राजधानी कौन सी है इसकी, ब्रुसेल्स। लेकिन ब्रुसेल्स की पिक्चर थोड़ी अलग है। वहां के जो 80% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और वहां पर रहने वाले जो 20% लोग हैं उनकी भाषा कौन सी है, डच है। यानी ऑल ओवर बेल्जियम की जो सबसे बड़ी भाषा जो डच है, उसको ब्रुसेल्स शहर में केवल 20% लोग बोलते हैं। इस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग बंटवारा देखेंगे सत्ता का, तो इस चीज का एक रोल आएगा जहां हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि कैसे ये चीज जो है वो वहां पर बहुत इजीली एक्सेप्ट कर ली गई है, आसानी से इसको स्वीकार कर लिया गया है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि अल्पसंख्यक, एक नाम यहां दिया गया है आपके, और वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है किसी भी देश की आबादी में कम संख्या वाले जो लोग हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिहाज से अपन लोग देखें तो इंडिया में, भारत में हिंदू लोग जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, और हिंदुओं के मुकाबले जिन भी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ अपने भारत में रहते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। तो अल्पसंख्यक क्षेत्र के अंतर्गत या अल्पसंख्यक जो लोग हैं वहां के, उनकी भाषा कौन सी है, फ्रेंच। लेकिन ये लोग बेल्जियम में क्या है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। आप कह सकते हैं वो लोग जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या बशर्ते कम है, लेकिन वो लोग क्या है, अमीर है, ताकतवर है, पावर उनके पास है, शक्ति उनके पास है। और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ जिन डच भाषी लोगों को मिलता है, वो इस चीज को लेकर के नाराज हैं कि कहीं ना कहीं समृद्धि के मामले में, ताकत के मामले में वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितने कि फ्रेंच भाषी लोग हैं। और इस चीज को लेकर के जो 1950 और 1960 का दशक रहता है, दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। दशक का मतलब क्या कहेंगे अपन लोग, 10 वर्षों का समय। इस 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लग गया। जैसा कि हमने देखा, तनाव की वजह क्या रही है, क्यों बढ़ने लगा तनाव, कि जो डच लोग हैं ये बहुत अमीर नहीं है वहां, बहुत ताकतवर नहीं है वहां, जबकि इनकी संख्या ज्यादा है बेल्जियम में। जबकि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं इनकी संख्या बशर्ते कम है बेल्जियम में, लेकिन वो क्या है, ताकतवर और अमीर हैं। तो इस बात को लेकर के इन डच और फ्रेंच बोलने वाले समुदायों में क्या होने लग गया, 1950 और 60 के दशक में तनाव बढ़ने लग गया। और ये जो तनाव रहा दोनों समुदायों का, इसका सबसे तीखा रूप जो देखने में मिला वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने में आया। यानी ब्रुसेल्स में यह टकराव बहुत ज्यादा
देखने में आया। और आगे ये बता रहा है कि यहाँ की एक जो विशेष तरह की समस्या है वो ये थी कि डच बोलने वाले जो लोग हैं वो संख्या में तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो क्या है, कमजोर है और अल्पमत है। ये सबसे बड़ी वजह रही है कि बेल्जियम में, खासतौर से उसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पर इन दोनों समुदायों के बीच में जो टकराव की वजह रही है वो यही चीज रही है कि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो धन और समृद्धि के मामले में काफी अच्छे हैं, जबकि डच भाषी लोग हैं वो फ्रेंचों के मुकाबले आर्थिक मामले में और ताकत के मामले में कमजोर हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन हम देख रहे हैं, तुलना जो हम लोग देख रहे हैं, इसकी तुलना ये किसी एक और देश से कर रहा है, और वो देश जो है वो है श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, जैसा कि आप लोग सारे जानते होंगे। भारत का जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, उससे इसकी दूरी कुछ ही किलोमीटर है। श्रीलंका की दूरी जो है तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे है। और इस देश की स्टोरी जब अपन लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, वो सारी चीजें अपने सामने आएंगी। तो ये कह रहा है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। प्रश्न एग्जाम के लिहाज से ये बन सकता है कि भारत का पड़ोसी वह कौन सा देश है जो द्वीपीय देश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो श्रीलंका कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है, यानी ऐसा देश है जिसके चारों ओर पानी हो, ऐसा स्थल, ऐसा भूमि का भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और ये बता रहा है कि यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट से क्या है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए तमिलनाडु जो आपका राज्य आता है भारत का, उस तमिलनाडु के दक्षिणी तट से या कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। और इसकी आबादी जो बता रहा है आपको, आबादी इसकी कितनी है, 2 करोड़, यानी हरियाणा की आबादी के लगभग बराबर है श्रीलंका की आबादी। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह यहाँ भी क्या है, तो आबादी जो यहाँ की है वो कई जातीय समूह में बंटी हुई है, यानी यहाँ पर कई जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि श्रीलंका का जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो है सिंहलियों का। किसका है, सिंहलियों का, जिनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग बनाती है, 74% भाग बनाती है। 74% लोग यहाँ के सिंहली हैं। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी क्या है, देश की कुल जनसंख्या का 18% है। अब ये कह रहा है कि तमिलों के वहां पर 2 समूह हैं। कितने समूह है बता रहा है तमिलों के, 2। एक तो वो तमिल है जो श्रीलंकाई मूल के हैं, यानी इसी देश के रहने वाले हैं, खुद श्रीलंका के ही रहने वाले जो तमिल हैं उन्हें हम लोग कहते हैं श्रीलंकाई मूल के तमिल। और दूसरे जो तमिल आपके रहेंगे वो है हिंदुस्तानी तमिल, यानी श्रीलंका की आबादी में तमिल जो हैं उनमें 13% तो ऐसे हैं जो श्रीलंका मूल के ही हैं, और बाकी जो तमिल है वहां पर वो कौन है, हिंदुस्तानी तमिल है। अब ये हिंदुस्तानी तमिल वहां पर गए कैसे, ये औपनिवेशिक शासन काल में वहां के बागानों में काम करवाने के लिए भारत से ले जाए गए थे अंग्रेजों द्वारा। इन भारतीय तमिलों को वहां के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था, और आज उन्हीं के जो वंशज हैं, उन्हीं की जो संतान है, उन्हें वहां क्या कहा जाता है, उन्हें वहां भारतीय तमिल कहा जाता है। और ये कह रहा है कि श्रीलंका का जो मौजूदा नक्शा है, थोड़ा सा अपन इसको पीछे करके देखते हैं। श्रीलंका के मौजूदा नक्शे पर अपन यदि गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि तमिल रहते किस एरिया में हैं। श्रीलंका में तमिल जो हैं वो रह कहाँ रहे हैं, ये देखिए। आगे जब अपन लोग इसमें देखेंगे
ये श्रीलंका का मानचित्र है। इसके अंतर्गत जब अपन लोग देखेंगे तो ये जो सिंहली लोग हैं वहाँ के, इनको तो पीले कलर से, येलो कलर से जो दिखाया गया है, ये सिंहलियों का एरिया है। इसके बाद जो श्रीलंकाई तमिल हैं, उन श्रीलंकाई तमिलों को यहाँ जो दिखाया गया है वो आपका ये जो रेड कलर दिया गया है वो है। जबकि जो भारतवंशी तमिल है वो लाइट जो रेड कलर है उससे इनको दिखाया गया है। जबकि ब्राउन कलर में जो क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है आपको, वो ऐसे लोगों का है जो कि मुस्लिम है। अब चूंकि श्रीलंका के अंतर्गत अधिकतर लोग जो रहते हैं वो किस मूल के हैं? सिंहली मूल के हैं। वहां रहने वाले लोगों की अधिकतर आबादी सिंहलियों की है। अब अपन लोग जब बात करेंगे यहाँ, तो बताएगा क्या हमें किस बात को लेकर वहां दिक्कत रहती है। वो देखिए कि मौजूदा श्रीलंका जो है वहां पर सिंहली भाषी जो लोग हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? सिंहली भाषी लोगों की जो भाषा रहती है, सिंहली बोलने वाले लोगों का जो धर्म रहता है वो बौद्ध है। यानी सिंहली भाषा श्रीलंका के जो लोग बोलते हैं उनका धर्म है बौद्ध। जबकि कुछ लोग यहाँ पर जो है वो तमिलों में हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है। यानी तमिल भाषी जो लोग हैं उनमें हिंदू और मुस्लिम है। जबकि श्रीलंका की जो आबादी है उसमें ईसाई लोगों का हिस्सा भी कितना बता रहा है? 7% बता रहा है। और ये जो सिंहली है और तमिल है, ये दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। यानी जो वहाँ के ईसाई जो है वो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि श्रीलंका में लड़ाई किस चीज को लेके है? वो इस चीज को लेकर है, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग देख लिया। किसी भी देश की आबादी में जिस समुदाय के लोगों की संख्या कम हो वो तो होते हैं अल्पसंख्यक, और किसी भी देश की आबादी में जिस समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा हो उन्हें क्या कहा जाता है? बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक कहते हैं उन्हें। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, भारत का उदाहरण अपन लोग यदि लें तो भारत में जो हिंदू लोग हैं वो क्या हैं? बहुसंख्यक हैं। ठीक वैसे ही श्रीलंका में जो सिंहली लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं। अब किस चीज को लेके वहां विवाद खड़ा हुआ, इसकी चर्चा अपन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कई और चीजें जो आपके ये साइट में लिखा गया है ना, बात बोले भेद खोले, ये एग्जाम के लिहाज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे ये क्या लिख रहा है, बहुसंख्यकवाद क्या है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है? बहुसंख्यक, यानी मनमर्जी करना एक तरह से। और ऐसा ही श्रीलंका में कुछ हो रहा था, वहां सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं। उन बहुसंख्यकों ने तमिलों के मामले में जिस तरह से बर्ताव किया है, जिस तरह से उन्होंने तमिलों की इच्छाओं का दमन किया है, उसी को लेके वहां एक जो समस्या थी वो पैदा हुई और इस चीज के बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं। ये क्या बता रहा है? देखिए कि श्रीलंका जो है वो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और इसकी वजह से वहां के जो सिंहली समुदाय के नेता है वो बहुसंख्या के बल पर क्या हो गए? वहां के शासन में प्रभुत्व जमाने की इच्छा से आगे बढ़े और उन्होंने प्रभुत्व जमाया भी। इस वजह से जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है श्रीलंका की, उसमें सिंहली समुदाय की प्रभुता जो थी वो कायम हुई और इसी प्रभुता को कायम करने के लिहाज से वहां जो बहुसंख्यक लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे काम किए वहां जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। और इसी चीज को लेके वहां दिक्कतें जो थी वो आगे बढ़ती गई। अब ये क्या कह रहा है कि 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके, मतलब उनकी अवहेलना करके, उनकी अनदेखी करके, उन्हें हाशिए पर धकेलकर श्रीलंका की जो राजभाषा थी वो किसको घोषित किया गया? सिंहली को। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिकतर लोग श्रीलंका की कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली। तो वहां की सरकार ने क्या किया 1956 में?
तमिलों की मांगों को दरकिनार करते हुए सिंहली को क्या बना दिया गया, वहां की राजभाषा बना दिया गया। और क्या कहा गया, जो विश्वविद्यालय और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसको प्राथमिकता मिलेगी, किसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो लोग सिंहली भाषा बोलना जानते हैं उन्हें। और जो नया वहां संविधान बनाया गया उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि वहां की सरकार क्या करेगी, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करेगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी। ये चीज भी नई सरकार ने जो 1956 में जो कानून बनाया उसके तहत बोली। अब श्रीलंका के अंतर्गत एक एक करके इस प्रकार के जो बदलाव आए हैं, शासन ने जो जिस प्रकार की नीतियां अल्पसंख्यकों की अवहेलना करते हुए अपनाई है, उससे वहां बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई और श्रीलंका में रहने वाले लोगों को एक समय ऐसे लगने लग गया जैसे ये देश उनका नहीं है। मतलब वो अपने ही देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या महसूस करते हैं, बेगानापन महसूस करते हैं। मतलब जैसे हम तो किसी पराये देश के हैं, श्रीलंका अपना देश नहीं है, श्रीलंका अपनी सरकार नहीं है। सरकार के कदमों ने उन लोगों में बेगानेपन की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और इसके साथ साथ वहां के अल्पसंख्यकों को लगने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी जो सिंहली हैं उनके नेतृत्व में जो सारी राजनीतिक पार्टियां वहां काम कर रही है वो वहां की भाषा और संस्कृति को लेकर क्या नहीं है, संवेदनशील नहीं है, मतलब असंवेदनशील है। वहां के अल्पसंख्यक लोग हैं उनका कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, इस चीज से वहां की सिंहली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनके हितों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, वो दरकिनार करना शुरू कर देते हैं, अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। और इसके एवज में हुआ क्या, श्रीलंका के जो तमिल हैं उन्होंने अपनी अलग से राजनीतिक पार्टियां बनाई और उनकी मांग क्या थी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं लोगों को अपने हिसाब से काम करने की छूट दी जाए, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता। और साथ ही क्या कहा उन्होंने कि जो शिक्षा और रोजगार है उसमें सिंहलियों की भांति हमें भी क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। और इन सब मांगों को लेकर के वहां के तमिल नेताओं ने क्या किया, संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन उनकी मांगों को लगातार वहां की सरकार द्वारा ठुकराया गया। इन चीजों पर कोई विशेष ध्यान जो है वो वहां की सरकार नहीं दे पाई। और हालात यहां तक आ गए कि जैसे 1980 का समय आया, 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी एक अलग सरकार बनाने की जो मांग थी उसको लेकर वहां अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए। और उन संगठनों ने यह कहा कि भाई हम लोग श्रीलंका में नहीं रह सकते क्योंकि श्रीलंका में सिंहली लोगों की सरकार है, वो बौद्ध धर्म मानने वालों को संरक्षण देती है, बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देती है, और बाकी भाषी या बाकी धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो श्रीलंका में असहज महसूस कर रहे हैं, उन्हें वो देश अपना सा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। इस चीज को लेकर उन राजनीतिक संगठनों ने क्या किया, अपनी अलग जो सरकार बनाने की मांग थी उसको वहां शुरू कर दिया। अब श्रीलंका में जो दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और ये जो एक टकराव था इसने वहां आगे चलकर किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का रूप ले लिया। यानी जब एक ही देश के लोग आपस में किन्हीं मुद्दों को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते हैं उस स्थिति को अपन लोग क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। और गृह युद्ध में श्रीलंका जो था वो झुलसने लग गया। लेकिन ये जो चीज है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती, अच्छी चीज नहीं मानी जा सकती कि वहां की सरकार किन्हीं एक धर्म या भाषा के मानने वाले लोगों को विशेष संरक्षण दे और बाकी को वो दरकिनार करे। अब क्या हुआ, ये जो गृह युद्ध वहां पर चला श्रीलंका में उसका नतीजा ये रहा कि बड़ी मात्रा में वहां पर जो लोग थे वो मारे गए और बहुत सारे लोग जो थे वो श्रीलंका से भागकर अन्य देशों में शरण लेने के लिए चले गए, यानी शरणार्थी बन गए। और इसका एक जो और बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो ये कि बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी थी वो चौपट हो गई। जैसा कि हम लोग जब इको की बुक स्टार्ट करेंगे, अपने अर्थशास्त्र की किताब शुरू करेंगे, तो हमें एक बहुत दिलचस्प जानकारी जो है वो ये मिलेगी कि श्रीलंका जो है वो
आर्थिक विकास में, शिक्षा में और स्वास्थ्य के मामले में एशिया के देशों में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखता है, बहुत अच्छी स्थिति है उसकी इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां का एक गृह युद्ध रहा था उसने इस देश की आर्थिक स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया, वहां के लोगों के सामान्य जनजीवन को बड़ा प्रभावित किया। और आखिरकार इस समस्या का समाधान वहां 2009 में निकला, जब वहां पर ये जो गृह युद्ध था इसका समाधान ढूंढा गया या इसका वहां पर अंत हुआ। गृह युद्ध के अंत के बाद श्रीलंका जो है वो एक ऐसा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ जहां बाकी धर्म और भाषाओं के लोग भी अपने आप को सहज महसूस कर पाए। अब हम लोग इस सवाल का जवाब देखेंगे कि ये कह रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है, और अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो राज किसका होगा? तो देखिए इसका जवाब ये होगा कि बहुसंख्यकों के शासन में या बहुसंख्यक समुदाय के शासन में कोई हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो बशर्ते शासन कर सकते हैं। लेकिन उनका शासन जो है वो अल्पसंख्यकों की वाजिब मांगों को भी दरकिनार करे, उनके हितों पर कुठाराघात करे, ये चीज किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती है। हालांकि श्रीलंका में सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं तो उनका शासन हो सकता है, उनकी सरकार हो सकती है, लेकिन बाकी जो तमिल लोग हैं उन्हें भी वो सरकार में क्या दें, हिस्सेदारी दें। इस चीज को लेकर वहां के अल्पसंख्यक लोगों को दिक्कत है, जिसका समाधान श्रीलंका को समय रहते करना चाहिए था, और आखिर ये हुआ भी। अब एक चीज जो यहाँ और रहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और वो जो है कहीं ना कहीं हमें ये इस गृह युद्ध का मतलब बता रहा है। मैंने पहले ही कहा ना, ये बात बोले और भेद खोले जो आपके यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बता रहा है ये गृह युद्ध के बारे में कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। जिसमें लंबे समय तक जो श्रीलंका था वो झुलसा, यानी इस चीज से वो पीड़ित रहा। लेकिन अब हम एक और देश की कहानी जो पढ़ेंगे, बेल्जियम की, वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। लेकिन बेल्जियम ने किस समझदारी का परिचय देते हुए उन सब हालातों से बहुत समझदारी से निपटा, इसकी एक वानगी, इसका एक नमूना हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। यानी बेल्जियम क्या करता है वो देखिए, इस तरह की चीजों से वो कैसे निपटता है। तो ये कह रहा है कि बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, श्रीलंका से अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने श्रीलंका के मॉडल को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने देश को इन सब चीजों से बचाने के लिए, मारकाट लड़ाई झगड़ों से बचाने के लिए अलग रास्ता अपनाया। और वो क्या रह रहा है वो देखिए। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बेल्जियम के लोगों ने अपनी जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता है उससे बहुत सहज तरीके से स्वीकार कर लिया। यानी किसी भी देश के अंतर्गत सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, इन्हें स्वीकार कर लेना ही किसी भी देश के एकजुट रह पाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसके साथ साथ 1970 से 93 के बीच में अपने संविधान में बेल्जियम की सरकार ने क्या किए, 4 संशोधन। किस लिए किए, ताकि बेल्जियम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो, और सारे लोग वहां के, चाहे किसी भी भाषा के बोलने वाले हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो बेल्जियम को बेल्जियम अपना देश माने, वो बेल्जियम की सरकार को अपनी सरकार माने। यानी उन्हें किसी भी प्रकार के बेगानेपन का एहसास ना हो। इसलिए 1970 से 93 तक बेल्जियम की सरकार ने अपने देश के संविधान में क्या किए हैं, 4 संशोधन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम की सरकार द्वारा ऐसे वो कौन से संशोधन किए गए, उसकी कौन सी मुख्य बातें रहती हैं। और यहां से आपके प्रश्न भी आ सकता है कि बेल्जियम की सरकार द्वारा संविधान में कौन कौन से ऐसे संशोधन किए गए जो बेल्जियम को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के या बने रहने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। तो अब हम उन्हीं कुछ बातों पर गौर करेंगे जिसके अंतर्गत बेल्जियम ने वो कदम उठाए। ये बातें कौन सी आ रही है, पहली चीज, यानी वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि जो वहां की केंद्रीय सरकार होगी
उसमें डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि बेल्जियम की जो अधिकतर आबादी है वो कौन सी भाषा बोलती है? वो डच भाषा बोलती है। फ्रेंच भाषा बोलने वाली संख्या वहां पर 40% है, दूसरे नंबर की लैंग्वेज है वहां पर। लेकिन केंद्र की जो सरकार है उसमें मंत्रियों की संख्या उन लोगों ने क्या रखी है? सम्मान। संख्या क्या रहेगी वहां पर? सम्मान रहेगी। आगे क्या कह रहा है कि कुछ जो विशेष प्रकार के कानून जो हैं वो आप कब बना पाएंगे? कुछ विशेष प्रकार के कानून वहां तभी बन पाएंगे जब दोनों ही भाषा बोलने वाले जो समूह के सांसद हैं उनका बहुमत जो है वो उस कानून के पक्ष में हो। यानी बेल्जियम के अंतर्गत जो भी कानून बनेंगे उस कानून को बनाने में वहां के जो दोनों भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं उनकी जब सहमति होगी उस कानून को लेकर के, तभी बेल्जियम की सरकार क्या करेगी? कोई कानून बना पाएगी। यानी किसी एक समुदाय के लोग क्या नहीं कर सकते? वहां पर एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, जैसा कि श्रीलंका में सिंहली सरकार द्वारा सिंहली लोगों के लिए किया गया। तो इसके ठीक अपोजिट बेल्जियम में क्या किया गया कि दोनों जो मुख्य भाषी लोग हैं उनके द्वारा चुने गए जो मंत्रियों की संख्या है, वो मंत्री किसी भी चीज को लेकर के कोई कानून बनाना चाह रहे हैं, किसी बात को लेकर के नया कानून बन रहा है, तो वो कानून तभी बन पाएगा जब उनकी क्या होगी? सहमति होगी, सांसदों का बहुमत उस कानून को मिलेगा। यानी एक तरफा फैसला यहाँ बेल्जियम के जो लोग हैं या बेल्जियम की जो केंद्र की सरकार है वो नहीं ले पाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहती है। दूसरा क्या किया गया वहां की? केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के दो इलाके या दो इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उन्हें सुपर्द कर दी गई। सुपर्द का मतलब होता है सौंप दी गई। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के क्या नहीं है? अधीन नहीं है। हमने देखा श्रीलंका के तमिलों ने वहां स्वायत्तता को लेकर मांग उठाई थी। हमें हाँ हमारे क्षेत्र के बारे में एक जो सीमित एरिया है हमारा उसके मामले में निर्णय करने हेतु स्वतंत्र छोड़ा जाए, ये मांग की थी श्रीलंका के तमिलों ने वहां की सिंहली सरकार से। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने क्या किया? उन लोगों की मांगों को दरकिनार किया। लेकिन बेल्जियम जो है वो कितना समझदारी का परिचय दे रहा है और वो क्या करता है? जो दो इलाकों की सरकार है, एक तो आपकी केंद्र की सरकार है और दूसरी आपके राज्यों की सरकार जिन्हें कह सकते हैं आप लोग, प्रांतीय सरकारें जिन्हें कह सकते हैं आप लोग, उनको अलग अलग शक्तियां दे दी गई है। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां, राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं। यानी वहां बेल्जियम के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार से उन्हें शक्तियां नहीं मिल पाती है, संविधान से उन्हें शक्तियां मिल रही है। तो ये दूसरा बड़ा चेंज किया गया जिससे वहां की सरकारों को क्या मिलती है? स्वायत्तता मिलती है, काम करने के मामले में वो खुद स्वतंत्र है। तीसरा जो चेंज हुआ वो ये कह रहा है कि ब्रुसेल्स जो है, जो वहां की राजधानी है, उसमें अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। गौर करना इस चीज पे, दोनों समुदाय जो है उनका समान प्रतिनिधित्व है ब्रुसेल्स में। जबकि हमने देखा कि ब्रुसेल्स में जो रहने वाले अधिकतर लोग हैं उनकी भाषा जो है वो फ्रेंच है। डच लोग वहां बहुत कम संख्या में रहते हैं। इसके बावजूद क्या किया गया? ब्रुसेल्स में जो सरकार है वहां पर दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व सम्मान है। यानी संख्या का कोई मतलब नहीं है, दोनों समुदायों को बराबर वेटेज दिया गया है। फ्रेंच भाषी लोग जो हैं उन्होंने ब्रुसेल्स में सम्मान प्रतिनिधित्व के, देखिए मैंने चैप्टर के शुरू में कहा था कि इस चीज का मीनिंग आगे निकलेगा, मतलब आगे निकलेगा जब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो ब्रुसेल्स में देखिए ये क्या कह रहा है कि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उन्होंने समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि जो डच भाषी लोग हैं उन्होंने वहां की केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व क्या किया है? स्वीकार किया। यानी ऑल ओवर बेल्जियम की आबादी में डच भाषी लोग 59% हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी केंद्र सरकार में डच भाषी लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारे मंत्रियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादा भाषा बोलने वाले हैं। केंद्रीय सरकार में जब मंत्रियों की संख्या समान रखी गई तो इसी बात का सम्मान करते हुए फ्रेंच लोग जो हैं, वहां के फ्रेंच भाषी लोग जो हैं जिनकी संख्या ब्रुसेल्स में 80% है, उन्होंने ब्रुसेल्स में जो सरकार है वहां पर दोनों समुदायों को प्रतिनिधित्व जो दिया है
वो क्या दिया है, सम्मान दिया है, क्योंकि ये बात डच भाषी लोग वहां की केंद्रीय सरकार में पहले से स्वीकार कर चुके हैं। तो इस चीज को लेकर वहां के लोगों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है, द्वंद्व नहीं रहा है। और ये चीजें हमें बताती है कि बेल्जियम की सरकार जो है वो किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान बहुत समझदारी और सूझबूझ से निकालती है और वहां के सब लोगों को अपनी सरकार और अपने देश का होने का एहसास कराती है, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। आगे ये क्या कर रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है कि भला यह भी कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय के या किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। तो देखिए ये अलग अलग देशों के हालात जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं और उस हिसाब से उन्हें क्या चीज़ बेहतर लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है अपने देश की शासन व्यवस्था को भली भांति चलाए रखने के लिए, इसका फैसला वो खुद अपने लेवल पे करते हैं। हालांकि जहां तक हम लोग भारत की बात करते हैं तो हमारा संविधान इस तरह की बातें नहीं कहता है कि यहाँ पर केंद्र की जो सरकार उसमें हिंदू लोगों की संख्या कितनी होगी या हिंदू समुदाय के मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, सिखों के समुदाय के मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, ईसाई समुदाय से कितने मंत्री होंगे, इस प्रकार की बात जो है वो भारत का संविधान जो है वो नहीं कहता है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों को ये महसूस ना हो कि सरकार इस धर्म का सपोर्ट कर रही है, सरकार इस भाषा का सपोर्ट कर रही है, सरकार इस क्षेत्र का सपोर्ट कर रही है। सरकार किसी एक धर्म क्षेत्र और भाषा के लोगों की नहीं होती है, सरकार समस्त देश के लोगों की होती है। इसलिए सरकार को अपनी ड्यूटी का निर्वहन जो है वो बहुत भली भांति करना चाहिए और वहाँ रहने वाले हर छोटे छोटे समुदाय के प्रति पूरी संवेदना जो है वो जाहिर करनी चाहिए। अगली चीज जो बता रहा है, चौथी चीज जो रही है वो कह रहा है कि केंद्रीय और जो राज्य सरकारें हैं वहां की, उनके अलावा वहां एक तीसरे लेवल की सरकार है, थर्ड लेवल गवर्नमेंट है वहां पर, और तीसरे स्तर की जो सरकार है वो भी काम करती है, यानी उस सरकार का वह नाम है सामुदायिक सरकार। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, मतलब जिनकी भाषा फ्रेंच है या जिनकी भाषा डच है या जिनकी भाषा जर्मन है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है ना वो सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। चाहे वो कुछ भी भाषा बोले और कहीं भी रहें, उन सब की वो सरकार रहेगी। और इस सरकार को वहां पर क्या अधिकार दिया गया है कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर जो है वो वहां की सामुदायिक सरकार फैसला ले सकती है। यानी भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे जो मसले हैं वो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार के जिम्मे रखे गए हैं। अब ये कह रहा है कि निश्चित रूप से आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है और रियल में ये जटिल है भी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और ऐसा बेल्जियम के लोगों ने भी फील किया इस चीज को। लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि ये मॉडल जो है वो बेल्जियम में बहुत शानदार काम कर रहा है, बहुत सफल रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो वहाँ का देश है वो गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा पाया है, गृह युद्ध को वो टाल पाया है। और सबसे बड़ी बात आप लोग कहें तो बेल्जियम जो है वो भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित होने से बच भी गया है। ये जो चीजें वो बहुत मायने रखती हैं बेल्जियम के लिए एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते। और इसी का उसे इनाम जो मिला वो क्या मिला कि जब बहुत सारे देशों ने मिलकर के एक संघ जो बनाया, एक यूनियन जो बनाई, उससे हम लोग कहते हैं यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ का जो हेड ऑफिस चुना गया था वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना गया। यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न आपके ये, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कौन सा शहर है या यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस जगह स्थापित किया गया है। तो देखिए बेल्जियम ने अपनी इस घरेलू समस्या का जिस समझदारी से समाधान किया उसी का इनाम उसे इस बात के रूप में मिला कि यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर जो यूरोपीय संघ बनाया उसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स को चुना गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहती है बेल्जियम के लिए कि उसने किस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके पर चलते हुए अपनी समस्याओं का समाधान बहुत शानदार तरीके से निकाला। अब फिर से एक सवाल ये कह रहा है, तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है
खैर जरा सोचने दीजिए। तो रियल में ये सही है कि जब आप लोग लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देते हो तो उससे आपका देश, आपकी सरकार ज्यादा ताकतवर होते हैं। हालांकि कहने में थोड़ा सा ये अजीब लगता है, कहीं ना कहीं हम लोग एक पुरानी विचारधारा के हिसाब से मानते हैं कि जो सत्ता का विभाजन होता है वो एक कमजोर कड़ी साबित होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वर्तमान लोकतंत्रों के अंतर्गत, जिनको हम लोग उदार लोकतंत्र कहते हैं, सत्ता का विभाजन जो होता है या आम लोगों की सत्ता में जब हिस्सेदारी होती है तो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, मजबूत बनती है। तो इसलिए ये चीजें बेल्जियम के लिहाज से भी उतनी ही सही है और दुनिया के किसी और देश के लिए भी उतनी ही सार्थक और सही सिद्ध हो सकती है। इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका की जो ये स्टोरीज हमने देखी हैं वो हमें क्या शिक्षा देती है। वो ये बताती है हमें कि दोनों ही देश हालांकि लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता की जो साझेदारी थी उस सवाल को लेकर उन्होंने इस समस्या से निपटने की जो कोशिश की, उसका तरीका दोनों का अलग अलग है। और बेल्जियम के नेताओं को यह लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर करने से देश की एकता संभव है, और इसी के चलते बेल्जियम की सरकार जो थी वो लोगों को वहां की सत्ता में साझेदारी देने को क्या होती है, सहमत होती है, एग्री होती है। जबकि श्रीलंका में ठीक इसके उल्टा रास्ता अपनाया गया, और इससे हमें यह पता लगता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय जो हैं वो दूसरों पर प्रभुत्व है यानी अपनी धाक जमाने का प्रयास करे, अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करे और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की जो एकता है वो संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी रहता है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए। और ये लोकतंत्र की अपने आप में एक पहचान होती है। आगे हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता की जो साझेदारी है वो जरूरी क्यों रहती है। मतलब सत्ता की साझेदारी की जो मांग की जाती है उसके संदर्भ में हम लोग ये देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, किस तरह से सत्ता का बंटवारा हो पाना या होना एक अच्छी चीज मानी जाती है।